क्या पाकिस्तान इसराइल पर अटैक कर सकता है? देखिए इंडियन मीडिया पाकिस्तान से किस कदर खौफज़दा है। क्या पाकिस्तान कोई बड़ा खेल कर सकता है, कोई बड़ा कारनामा दरअसल इस जंग के बीच में कर सकता है? और क्या पाकिस्तान की तरफ से आने वाले दिनों में यह पहल की जाएगी, आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला इजराइल के ऊपर किया जा सकता है? माहिरीन का यह मानना है कि जैसे जैसे यह जंग बढ़ेगी तो इसकी तवक्को भी की जा सकती है। पाकिस्तान अपना डिफेंस भी करना चाहेगा, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना चाहेगा, और ऐसे में अगर यह जंग ईरान हारता है तो मशरिक़ वस्ता में अगला जो निशाना इजराइल या फिर अमेरिका का होगा वो दरअसल फिर पाकिस्तान हो सकता है। और पाकिस्तान अपने को बचाने के लिए यह बड़ा कदम उठा सकता है। गौरी जो मिसाइल है उसको लॉन्च करने के बारे में भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं सोच सकता है। लेकिन जंग को 1 महीना गुजर चुका है, हालांकि इस जंग के बीच में पाकिस्तान का जो रुख है वो बहुत साफ नहीं है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से खबर आई थी कि इस्लामाबाद में कई ममालिक के वज़राए खारजा जमा हुए थे और इस जंग को लेकर उन्होंने गौर फिक्र किया था, हालांकि इस बातचीत का कोई नतीजा तो नहीं। को ढूंढ नहीं पाते थे, मैं आपको बताऊं, और कहीं उसका पाला एक पावरफुल कोई क्या कहते कंट्री से पड़ जाता तो उसको लेने के देने पड़ जाते, वो जिंदगी में उठता नहीं था फिर उसके बाद कभी भी। उसको क्या है कि गुमान हो गया कि मेरे सामने कोई है नहीं तो मेरे हवाई जहाज जाएंगे अटैक करेंगे, मेरी मिसाइल जाएंगे अटैक करेंगे, उनको गिरा नहीं सकता। और पहली बार ऐसा है ना कि वो ऊंट पहाड़ के नीचे आया, उसको लगा कि मैं ईरान को भी मार दूंगा, ईरान भी बकरी का बच्चा है। लेकिन ईरान के पास तो नेवी भी नहीं है, उसके पास एयरफोर्स भी नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस भी नहीं है। उसके बावजूद भी सिर्फ शाही ड्रोन से और मिसाइलों से जिस ढंग से किया है, जो उसका खूनो खून किया है, अब वो चिल्ला रहा है। डिमोना में तो खैर सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और बहुत मरे भी हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन जैसे कि आदत है नेतन्याहू की कि वो बताएगा नहीं आपको कि कितने लोग मरे हैं, क्योंकि ये छुपा कर रखने वाली चीजें हैं। जैसे अमेरिका भी छुपाता है, वो भी छुपाता है कितने मरे हैं, कितना हुआ है। लेकिन कलाई तो खुल गई ना। अब ये नेतन्याहू भीख मांग रहा है, दुनिया से भीख मांग रहा है कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, सारे दुनिया के देश इकट्ठे हो जाओ इसका मुकाबला करने के लिए। खुद पर चोट लगी तो साहब एहसास हुआ कि चोट किसे कहते हैं। खुद के बच्चे मरे तो एहसास हुआ कि वो 185 बच्चियां कैसे मरी थी। खुद के लोग घायल हुए तो तब पता लगा कि 20,000 औरतें और 20,000 बच्चे जो गजा में मार दिए, मासूम बच्चे। और ये वॉर क्रिमिनल आदमी हमको कहता है कि अब मुझे बचाओ, यूनाइटेड नेशन की मीटिंग बुलाओ। फिर कहते हैं ये क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल करता है, क्लस्टर बम्स का, जो कि इंसानियत के खिलाफ है। वो कौन से बम थे जो इंसानियत के साथ थे, जो गजा में बरसाए गए? अब 10 दिन के अंदर लेबनान के अंदर, बैरूत के अंदर, जिसमें 200 बच्चे मारे गए हैं, क्या वो वॉर क्राइम नहीं है क्या? आज ईरान के वॉर क्राइम नेतन्याहू को याद आ रहे हैं, क्योंकि आज पहली बार चोट पड़ी है ना। और चोट अब सीधी पड़ेगी साहब, जगह जगह पड़ेगी। और ये चोट है ना, यही चोट उसको मजबूर कर रही है कि दुनिया के अंदर हम जो है अब कॉल करेंगे ईरान का मुकाबला करो। ये अमेरिका भी कह रहा है कि इकट्ठा मिलकर ईरान का मुकाबला करो। ये इस बात का एविडेंस है कि दोनों हार मान चुके हैं कि हम ईरान से नहीं जीत सकते हैं। ये हार का एक्सेप्टेंस है। वैसे 2006 की बात है, मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, जब इसी इजराइल ने क्लस्टर बॉम्ब्स का लेबनान पे इस्तेमाल किया गया था। शायद वो भूल गया क्या? आज वो कहता है कि ईरान के क्लस्टर बॉम्ब्स इंसानियत के खिलाफ हैं। तो जरा याद दिला दो उसको कि तुम्हारे क्लस्टर बम जो तुमने यूज किए थे 2006 के आसपास लेबनान में, वो क्या थे बाय द वे? वो क्या इंसानियत के प्रेमी थे या इंसानियत के दोस्त थे क्या वो? मुझे लगता है कि इजराइल के जाने के दिन आ गए हैं। अगर इजराइल की यही हरकतें रही तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कुछ सालों में आपको दुनिया के नक्शे में इजराइल देखने को नहीं मिलेगा। जो उसके खिलाफ, जो ज्यूज के खिलाफ जो नफरत है लोगों की, बेइंतहा नफरत है, आप उस नफरत को बढ़ते हुए देखोगे। और ये लोग भी एक दिन भागते नजर आएंगे। आज इसके साथ अमेरिका नहीं होता था अभी इसी वॉर के अंदर, तो ये आदमी देश छोड़कर भाग जाता था। नेतन्याहू देश छोड़कर भाग जाता था। ये ऊपर से वो ट्रंप, एक दूसरा बेवकूफ इंसान, एक बंदर जिसके हाथ में उस्त्र है, वो अपना गला काट रहा है। क्या कहता है वो? कहता है ट्रंप कि 48 आवर में तुम ये कर दो, सरेंडर कर दो, और उसको खोल दो, वरना अंजाम देखो, वरना मैं तुम्हारे एनर्जी के सारे जितने सेंटर्स हैं, मैं तुम्हारे पावर सेंटर्स से बर्बाद कर दूंगा। तो ईरान ने तो पहले बोला आपको 2 घंटे लगेंगे मुझे बर्बाद करने में, मैं पूरे गल्फ को आधे घंटे में बर्बाद कर दूंगा। ना वहां पर बिजली होगा ना पानी होगा, और मैं उनकी सभी लाइनें कट कर दूंगा। एक एक करके बोला उसने कि क्या क्या मैं कट करने जा रहा हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू कट। तुम्हारे वाटर के सैनिटेशन प्लांट्स हैं, मैं वो भी कट कर दूंगा। तुम्हारे पावर प्लांट्स हैं, वो भी मैं कट कर दूंगा। और साथ में जो तुम चाहते हो वो कट कर दूंगा, और तुम रोक नहीं पाओगे। 20% जो आपके ग्लोबल सप्लाई जाती है गैस की और तेल की, वो यहीं से जाती है ना। और यहां पर जो उसकी वल्नरेबिलिटी है वो क्या है? गल्फ के अंदर पानी, सबसे बड़ा वेपन। गल्फ के पास 2 चीजें नहीं है, ईरान को छोड़ दो आप, बाकी कंट्री के पास 2 चीजें नहीं है। एक, उनके पास अपनी फसल नहीं है, अपना फूड स्टफ नहीं है। दूसरा, उनके पास पानी नहीं है। आप कहोगे जिसके पास पानी भी नहीं है, जिसके पास खेती भी नहीं है, जिंदा कैसे है? तेल पर जिंदा है, क्योंकि तेल से पैसा कमाते हैं और दुनिया से फसलें खरीद सकते हैं, अनाज खरीद सकते हैं, खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं। और अपने 400 के करीब पूरे गल्फ के अंदर यहाँ पे वाटर के डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं। अगर वो डीसैलिनेशन प्लांट्स ना हो तो भाई इनकी 4-5 करोड़ की पॉपुलेशन है सब कंट्री की, ये प्यास से मर जाएंगे साहब। ये भूख से नहीं, ये प्यास से मरेंगे, मैं आपको बताऊं। और दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो 4-5 करोड़ लोगों को पानी सप्लाई कर सके। पानी, वही धमकी दी है कि मैं तुम्हारी पानी की पाइपलाइन भी कट कर दूंगा, मैं तुम्हारी बिजली की पाइपलाइन कट कर दूंगा, जो आपके 400 डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं गल्फ में, मैं उसकी कट कर दूंगा। तब आप क्या करोगे? और सिटिंग डक्स हैं वो मैं बताऊं। कुवैत 90% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। ओमान में 86% पानी डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। सऊदी का 70% पानी डीसैलिनेशन प्लांट से आता है। बहरीन और कतर का 90% पानी डीसैलिनेशन प्लांट से आता है।
साहब इनके पास तो पानी नहीं है, ये तो 5 दिन जिंदा नहीं रह सकते, 3 दिन के बाद चौथा दिन आ गया तो ये ऊपर से सऊदी अरेबिया को तो जला कड़ा गई सब कि ईरान को बर्बाद कर दो। मैं तो किंग फाहद एयरपोर्ट भी तुम्हारे लिए खोलने को तैयार हूं, अमेरिका को बोल रहे हैं। भाई कितने तलवे चाटोगे उसके, और कितने तलवे चाटोगे इस नेतन्याहू के? ये दोनों तो वॉर क्रिमिनल्स हो गए हैं इस टाइम, वॉर क्रिमिनल्स हैं दोनों के दोनों। मुझे लगता है कि जो हालात पैदा हुए हैं उसमें मैं एक बात तो शर्ती आपसे कह सकता हूं, दुनिया में करीब करीब स्टेट ऑफ हॉर्मस चोक पॉइंट है, इसको चोक पॉइंट कह सकते हैं। ऐसे करीब 6-7 चोक पॉइंट्स हैं दुनिया में। ज्योग्राफी को भी वेपन बनाया जा सकता है, ज्योग्राफी को वेपन बनाया जा सकता है। ये ईरान ने दुनिया को शो किया है कि उसके लिए मुझे तुम्हारे जितना ताकतवर होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मेरे पास अमेरिका के बराबर टैंक्स और विमान और फाइटर प्लेन्स और एयर डिफेंस सिस्टम होने जरूरी नहीं है। मैं भूगोल को, मैं ज्योग्राफी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं वेपन के अंदर। और इस बात का एहसास ईरान को बहुत पहले से है। दुनिया को हॉर्मस की खाड़ी का चप्पा चप्पा नहीं पता, लेकिन ईरान के लोगों को उसका चप्पा चप्पा पता है। उसका केशम आइलैंड पता है, लारका आइलैंड पता है, खाग आइलैंड पता है, और बाकी जो छोटे छोटे वहां पे जजीरे हैं ना, जो आइलैंड्स हैं, सब उन्हें मालूम है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, आप किसको हराना चाहते हैं? आप एक 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इन 5000 सालों में कम से कम 5000 ऐसी फाइट हुई होंगी जो ईरान को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते आए थे। पर्शिया आज भी जिंदा है ना, मर तो नहीं गया ना। लोग आए, लोग चले गए, लेकिन इनकी सिविलाइजेशन जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है, सर्वाइव कर रही है ना। तो कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है ना। कोई तो बात होगी ना कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यही तो ईरान है साहब, यही तो पर्शिया है। इसकी बात ही कुछ और है। अभी नवरोज गया है उनका त्योहार ईद के साथ में, तो सभी ईरान के भाई बहनों को हमारी ओर से नवरोज की बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। भारत में जो पारसी कम्युनिटी है वो नवरोज का त्योहार मनाती है, तो उन सबको नवरोज की बधाई हो, और सभी ईरान के भाई बहनों को नवरोज की बधाई हो हमारी ओर से। लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई दोस्त, ये जंग तो शुरू हुई है। इस जंग के 2 कोने और हैं। इस जंग में बिना लड़े जीत कौन रहा है, दूर बैठ के जीत कौन रहा है। और इस पूरी जंग के अंदर 2 प्लेयर ऐसे हैं जो दूर बैठ के हाथ सेक रहे हैं, लेकिन साहब वो अंदर ही अंदर बहुत मदद भी कर रहे हैं, अच्छी खासी मदद कर रहे हैं साहब। उनमें से एक है रशिया और एक है चाइना। आउटराइट विनर्स है इस पूरी वॉर के, मैं आपको बताऊं, आउटराइट विनर। क्योंकि इस पूरी वॉर के अंदर इजराइल एक्सपोज हो गया, इजराइल के वेपन्स एक्सपोज हो गए, अमेरिका के वेपन्स सारे एक्सपोज हो गए, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हो गए। वो सारा गुब्बारा, जो सारा ऑरा फैलाया गया था अमेरिका के द्वारा कि मेरे हथियारों से बेहतर कोई हथियार नहीं है और मैं दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर हूं, अब लोग कह रहे हैं नहीं भैया, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब तुम्हारे हथियार इस लायक नहीं है कि उससे तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।